एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत समेत कई दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, दीपक बैज समेत कई मंत्री चुनावी मैदान में हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग हुई। पहले फेज में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, तो दूसरे फेज में 70 विधानसभा सीटों पर 17 तारीख को मतदान हुए थे। विधानसभा के चुनाव के नतीजे 3 तारीख को घोषित किए जाएंगे, यानी कि कल। सीटों के लिहाज से बिलासपुर सबसे बड़ा संभाग है, कुल 24 सीटें हैं। बस्तर संभाग में कुल 12 सीटें हैं। रायपुर में 20 सीटें हैं। दुर्ग में 20 सीटें हैं। सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं। और एग्जिट पोल कहता है, करीब करीब सारे एग्जिट पोल कहते हैं कि कुछ सीटों का कांग्रेस को लॉस हो रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार बना रही है। तो अपने तमाम सहयोगियों के साथ हम बात करेंगे एग्जिट पोल के बाद। कयामत की रात में फिलहाल क्या है छत्तीसगढ़ का हाल, लोगों का, सियासी दलों के नेताओं का क्या है हाल, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी और जुल्फिकार अली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जुल्फी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और जुल्फी, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा जो अमूमन चुनाव से एक दिन पहले पूछा जाता है, कैसी बीत रही है कयामत की रात? आसिफ, ये बिल्कुल आपने कहा कि ये कयामत की रात जैसी ही है। खासकर उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि सबसे 5 साल तक लगातार लाव लश्कर ये तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं और पूरे पावर का उपयोग करते नज़र आते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा उनको कि ये रिपीट होगी कि नहीं होगी। हालांकि तमाम एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो अपनी तस्वीर उन्होंने साफ़ कर दी है, लेकिन हकीकत क्या होगी वो कल तय होगा। तो क़यामत की रात की बात करें तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, दिन भर गहमा गहमी थी, तमाम तरह की अलग अलग तरीके की रणनीतियां तैयार की गई। कांग्रेस की अगर हम बात कर दें तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सरकार में है। ऐसे में कांग्रेस के जो संगठन के लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग स्तर पर बैठक थी। और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस के अंदर रही आज कि गहमा गहमी इस बात को देखने को मिली कि कांग्रेस जो संगठन है उसने छत्तीसगढ़ के जितने भी विधानसभा सीटें हैं और जो जिले वाइज हैं इन पर जो है एनालिसिस तो किया ही, इसके साथ साथ ये तैयारी की कि जिले से किस तरीके से इनको फीडबैक मिलेगा। कंट्रोल रूम जो तैयार किया गया है, कंट्रोल रूम में जो जानकारी आएगी, कंट्रोल रूम में जो बैठे होंगे वो तमाम लोग किस तरीके से उनको काम आगे करना है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी ईवीएम से काउंटिंग होती है आसिफ, तो उसके बाद लगभग 11 बजे के बाद से थोड़ा थोड़ा स्थितियां साफ होने लगती हैं। शुरुआती दौर में रुझान आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 11 बजे के बाद स्थितियां साफ होंगी। और कांग्रेस ने अपनी तैयारी की है। जो कांग्रेस के सूत्र ये कह रहे हैं कि आज की रात तमाम जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि वो पूरी तरीके से अपनी टीम को तैयार कर लें, पूरी तरीके से उन्हें मुस्तैद रहना है। और रात में जितने भी उन्होंने जैसे टास्क दिए गए हैं, जो उन्होंने टीम बनाई है, क्योंकि उनको काउंटिंग स्थल पर पहुंचना है तो जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी गई है। तो आज रात में तमाम लोगों को 10 बजे तक निर्देशित कर दिया जाएगा। और सुबह का वक्त जैसे ही सुबह 6 से 6:30 के बीच में जो काउंटिंग सेंटर में जो एजेंट्स की ड्यूटी कांग्रेस ने लगाई है वो पहुंचेंगे। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की अपनी तैयारी है कि वो काउंटिंग स्थल पर तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं और उनके जो समर्थक हैं वो काउंटिंग स्थल पर पहुंचेंगे। तो आज आखिरी जो चुनाव के तौर की जो रणनीतियाँ हैं कि काउंटिंग के स्थल की में जाने के पहले की क्या रणनीति होगी, कौन कौन जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, ये तमाम बातों को लेकर रणनीति लगभग तैयार कर ली गई है। कल सुबह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। एक बात और कांग्रेस के अंदर की जो अभी वरिष्ठ सूत्रों ने आपसे बताया वो ये है कि जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दे दी गई है। जिला अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो काउंटिंग स्थल पर मौजूद रहेंगे। जो उनके प्रत्याशी हैं, जो जीतने वाली स्थिति में है, जो आगे चल रहे हैं, उनसे वो सतत संपर्क में रहेंगे। उनकी टीम उनके साथ रहेगी और जैसे ही उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा जीतने के बाद, तो जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, उसकी वो टीम है वो जो प्रत्याशी जीत जाएंगे उन्हें रायपुर में भेजना है, रायपुर में शिफ्ट करना है। तो बहुत सारे जो जीतने के बाद जो कांग्रेस के विधायक होंगे उन्हें रायपुर कल भेज दिया जाएगा और जो दूर हैं उन्हें परसों यहाँ पे भेजा जाएगा। तो क़यामत की रात में रणनीति पर और उम्मीदों के साथ दोनों पॉलिटिकल पार्टी में उत्साह भरने की कोशिश है कि कल जो है सरकार बनने वाली है। कांग्रेस के अपने दावे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं। कांग्रेस में थोड़ा सा इस बात को लेकर आसिफ कि जो एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में आए हैं वो कांग्रेस के फेवर में है। हालांकि पिछली बार की तुलना में नुकसान जरूर दिख रहा है,
वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर खुश है कि कहाँ वो 13 सीट पे सिमट गई थी, 15 सीट जीते थे, 2 जब उपचुनाव हुए उसमें 13 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के, तो उनकी भी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ 100% से ऊपर नज़र आ रही है, कहीं कहीं तो 200% की भी ग्रोथ नज़र आ रही है कि बहुत सारे एग्जिट पोल ने 35 सीटें भी दी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी बहुत खुश है और कांग्रेस इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर उत्साह है कि कम सीटें जरूर होंगी लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो ऐसा पहला मौका होगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से खुश हैं, उत्साहित हैं कि कल उनकी सरकार बनने वाली है। जी आसिफ। ठीक है जुल्फिकार, मैं इस पर आता हूं आपके पास, जरा दुर्ग आपको लिए चलते हैं। दुर्ग से नीलेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही अखिलेश नामदेव भी हमारे सहयोगी गौरेला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश मैं आपके पास आऊंगा लेकिन पहले जरा नीलेश के पास चल रहे हैं। नीलेश बड़े रंगीन नजर आ रहे हैं, आज पीली शर्ट है, नीली जैकेट है। ये एग्जिट पोल देख के बीजेपी नीली पीली तो नहीं होगी जिस तरह के एग्जिट पोल में नतीजे आए नीलेश? बिल्कुल, एग्जिट पोल के जो आंकड़े आसिफ, ये बीजेपी के लिए जरूर एक मतलब अगर रिजल्ट के हिसाब से देखें तो जरूर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट की ओर इशारा कर रहा है एग्जिट पोल। लेकिन आप बीजेपी के रिजल्ट को देखिए, 2018 का जो चुनाव परिणाम था और आज के जो एग्जिट पोल है, कम से कम अगर हम उसको, बीजेपी के दावे तो हैं कि वो सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है, वो उनके अपने दावे हैं, अलग बात है। लेकिन एग्जिट पोल पर भी हम बोले तो कई सारे एग्जिट पोल ऐसे हैं जो 35 से 46 सीटों तक जा रहे हैं और 46 सीटों पर ही यहाँ पे सरकार बनती है। 90 सीटों का विधानसभा है, 46 सीटों में सरकार बन जाती है। तो कई सारे एग्जिट पोल जरूर कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं लेकिन बीजेपी की सरकार बनने से पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी एग्जिट पोल का जब एनालिसिस हो रहा है, एग्जिट पोल पे जब बात हो रही है तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कई सारे एग्जिट पोल हैं जो 46 से 48 सीटें बीजेपी को मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स अगर जाएंगे तो दे रहे हैं। यानी कि अगर उस स्थिति में ऐसी परिस्थितियां कुछ बन जाती हैं तो वो बीजेपी की सरकार बनने से एग्जिट पोल भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि जब आप दुर्ग की बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सा दुर्ग का जिक्र कर लूं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस संभाग की 20 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। एक डॉक्टर रमन सिंह की सीट थी और दूसरे वैशाली नगर विधानसभा सीट थी। ऐसे में इस बार स्वाभाविक है कि रिजल्ट जो है वो बीजेपी के लिए काफी, जो पहले के सुधार की अपेक्षा जो उन लोग रख रहे हैं उसकी गुंजाइश भी ज्यादा है, क्योंकि 5 सालों की सरकार के बाद स्वाभाविक सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल अगर सरकार के खिलाफ न भी हो तो विधायकों के खिलाफ जरूर रहता है, जिसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इनकार नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहते हैं कि सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, हो सकता है विधायकों से अपनी कोई नाराजगी क्षेत्र में हो, उसका जो दुष्परिणाम है वो जरूर पार्टी को झेलना पड़ सकता है। तो इसमें फिर प्रत्याशी चयन पर सवाल उठ जाएंगे, प्रत्याशी चयन में उन चीजों का ख्याल नहीं रखा गया क्या? अगर आपको लगता है कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो फिर नाम बदले भी जा सकते थे। आगे बढ़ते मेरे और भी सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं। रोमी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ अंबिकापुर से और विकास तिवारी जगदलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नीचे अगर आप बस्तर रीजन में जाएंगे तो भी हमारे साथ संवाददाता हैं, आप सेंटर में आ जाइए तो भी हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं और अंबिकापुर से रोमी हमारे साथ जुड़े गए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे, जुल्फिकार से बात कर, नीलेश से बात कर ली। अब जरा अखिलेश के पास जाता हूं। अखिलेश, आपके पीछे तो बड़ी लाइटें देखने को मिल रही हैं, ये कल की तैयारी है क्या? कयामत की रात में आपने अच्छी तैयारी की है कल की? बिल्कुल, तैयारी बढ़िया, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बढ़िया तैयारी की है। बिलासपुर संभाग ये पूरा जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं 35 और 40 के बीच, जहां बीजेपी अपने एग्जिट पोल पर दावा कर रही सरकार बनाने का, वहीं 45 प्लस के बाद कांग्रेस इस बात का दावा करती कि सरकार हमारी बनेगी। लेकिन कांग्रेस तो 45 प्लस का एग्जिट पोल के बाद सरकार बनाने का दावा करती है। जिस आंकड़े की बात हो रही है 46 का, 40 सीट का दावा करने वाली बीजेपी किस तरीके का दावा कर रही है सरकार बनाने का, ये समझ से परे है। तो मतगणना को लेकर काफी उत्साह है दोनों राजनीतिक दलों में। दोनों अपने अपने दावे वादे कर रहे हैं कि सरकार हमारी निश्चित बनेगी। अब देखना ये होगा कि कल 3 तारीख है और मतगणना के बाद लगभग 3 बजे के बाद स्थिति पूरी स्पष्ट हो जाएगी, सरकार किसकी बनेगी और सत्ता में कौन बैठेगा। जहां तक बात करूं कि बिलासपुर संभाग में एक प्रत्याशी अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ा उनका मुकाबला, बड़ा अहम मुकाबला है। वो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये बिलासपुर जिले की बात करूं तो 6 विधानसभा सीटों में अमर अग्रवाल और शैलेश पांडे जैसे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि 3 तारीख का परिणाम किस तरीके से आएगा। बिलासपुर संभाग ही तय करेगी कि सरकार की चाबी किसके हाथ में होगी। जी होगा। ठीक है, अगर बिलासपुर तय कर लेगा तो फिर अभी हमारे साथ बात करने के लिए रोमी भी हैं
हमारी बात करने के लिए हमारे साथ विकास भी हैं, वो भी यही कहेंगे। और छत्तीसगढ़ वालों कहते हैं कि बस्तर तय करता है। खैर, इस बार अखिलेश दावा कर रहे हैं कि बिलासपुर तय करेगा। ये भी एक इंटरेस्टिंग जंग है आपस में, ये होनी चाहिए। मैं जरा लौटता हूं इस पर आपके पास, रोमी के पास चलते हैं। रोमी, जहां से है वहां से डिप्टी सीएम आते हैं, और अंबिकापुर का तो हाल ये था पिछली बार 2018 में, सरगुजा का हाल ये था कि ऊपर से लेके नीचे तक शायद 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास चली गई थी। मैं जरा इस पर रोमी से बात करता हूं। रोमी, रोम टेंशन में होगा इस वक्त हर सियासी नेता का, हर बड़े नेता का, जो भी इस बार चुनाव लड़ रहा है या लड़वा रहा है। तो अंबिकापुर में कैसी बीत रही है, जरा कयामत की रात बताइए। निश्चित तौर पर कयामत की रात है। मैं बताना चाहूंगा कि कोई प्रत्याशी भगवान के चरणों में है तो कोई रुद्र हवन करवा रहे हैं, या तो कोई शिव बाबा के चरणों में है। कहीं ना कहीं हर किसी को ये रात काफी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि कल सुबह काउंटिंग होगी और 10 बजे 11-12 बजे तक लगभग क्लियर हो जाएगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। निश्चित तौर पर अंबिकापुर या कहें सीतापुर या लुंड्रा, तीनों विधानसभा जो अंबिकापुर जिले में आते हैं, काफी प्रत्याशियों के चेहरे में या कहें हाल चाल में लगभग सब में वे हताश हैं कि कल क्या होगा। जी, मैं इस पर रोमी आऊंगा आपके पास। अभी जरा एक रिएक्शन विकास से भी ले लेते हैं। विकास जगदलपुर से हमारे साथ हैं, बस्तर की जरा 12 सीटों पर उनसे बात कर लेते हैं। विकास, कांग्रेस ने खूब विकास किया, ये कांग्रेस दावा करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस उतने विकास के दावों के बावजूद अगर वो इतना भारी लॉस हो रहा है, सरकार में तो आती कांग्रेस दिख रही है, लेकिन अगर इतना भारी लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, वो भी माथा पकड़ के बैठे होंगे कि कमी कहां रह गई। तेंदुपत्ता का रेट बढ़ा दिया, गोबर खरीद लिया, धान के रेट बढ़ा दिए, जहां जहां जो हो सकता था कर दिया। तो फिर क्या दिक्कत लग रही है आपको? नंबर क्यों गिरे कांग्रेस के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो नंबर हैं वो कागजों में, जमीन पर अगर देखा जाए तो फिर आपने गोबर खरीद लिया तो वो गोबर आखिर लोगों के जीवन में उत्थान क्यों नहीं ला पाया। आपने तेंदुपत्ता का रेट बढ़ा दिया तो आखिर पहली बार कोंटा के कोर्रा इलाके में जो ग्रामीण है उन्होंने तेंदुपत्ता सड़क पर क्यों फेंक दिया। आपने धान का रेट बढ़ा दिया तो अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों ने इस बात पर मतलब मैं बहुत अंदरूनी बात आपको बता रहा हूँ कि अबूझमाड़ के अंदर ग्रामीणों ने माओवादियों से इस बात की शिकायत की कि जो व्यापारी हैं उनके धान की कीमत का भुगतान 10 से 12 रुपए कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जमीनी हकीकत क्या है। तो और कहीं ना कहीं ये भी चीजें हैं कि मैं बस्तर में देख रहा हूँ, बस्तर में अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको चेहरे बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई। राजमन बेंजाम जैसा विधायक जो अच्छे लीड से जो जीते थे उनको हटाकर प्रदेश अध्यक्ष को खुद क्यों उतरना पड़ गया। क्यों जगदलपुर के 27,000 वोटों से जीते हुए रेखचंद जैन के टिकट को काटकर आपको वहां पर जो है जतिन जायसवाल को देना पड़ा, जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं। तो आखिर आप जब जमीन पे सब अच्छा काम कर रहे थे तो यहाँ आपको टिकट बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। हालांकि एक चीज और भी मुझे देखने को मिल रही है कि कांग्रेस जितना भी मेहनत कर ले बस्तर में उसे नुकसान ही होना है। कारण ये 12 में से 12 सीटें उसके पास हैं, जाहिर बात है। और जो एक भी सीट अगर उसके हाथ से जाती है तो इसे आप नुकसान के तौर पर ही देखेंगे। और बीजेपी के पास कुछ खोने के लिए है नहीं, जो भी होगा उसे प्राप्त ही होगा, तो वो प्लस में ही आएगी। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल गजब का हाई है दोनों पार्टियों में। दोनों पार्टी के लोगों से, नेताओं से मैं बातचीत कर रहा हूं, दोनों का कहना है कि एग्जिट पोल में जो भी आंकड़े हैं लेकिन सरकार तो हम बना रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है। कैसे है, चलो ठीक है, एग्जिट पोल में तो कांग्रेस को दिखा भी रहा है बढ़त, लेकिन बीजेपी के पास कहां से कॉन्फिडेंस है। पहले चरण के बाद से ही मैं देख रहा हूं बीजेपी के नेताओं में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग तो मुझे लगता है बस्तर की 2-3 सीटें हैं जिसमें पीसीसी खुद लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी पूरी साख दांव पर लगा दी है। और मैं हालांकि एक आईबी के अधिकारी से मेरी बातचीत हो रही थी बीते दिनों, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 90 सीटों में से लगभग 36 सीटों पर एम्बुश लगा हुआ है कांग्रेस की। पहली बार मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि राजनीतिक गलियारों में भी एम्बुश शब्द का उपयोग किया गया। एम्बुश शब्द प्राय जो है माओवादी और जवानों के बीच इस शब्द का उपयोग होता है। तो बताया गया कि घात लगाना 36 सीटों पर एम्बुश लगा हुआ है, जिसमें बस्तर की 4 से 5 सीटों पर एम्बुश लगा हुआ है। और उन्होंने एक बहुत चौंकाने वाली बात बताई कि पीसीसी के सीट पर सबसे ज्यादा एम्बुश है। नहीं, तो इस शब्द का मतलब क्या हुआ? मतलब ये रिस्क में है, बहुत कांटे की टक्कर है, क्या हुआ? हाँ, कांटे एम्बुश का मतलब है भीतरघात।
भीतर घात की बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा डर है। इसलिए मैंने कहा कि पूरी साख दांव पर लगा दी है पीसीसी ने अपनी। हाँ, नहीं, जहां तक मुझे याद आता है ज्यादा शायद सबसे कम जो जीत के अंतर वाली सीटें थी उसमें तो कोंडा गांव भी थी, वो आप जो बात कर रहे हैं मोहन मरकाम वाली कोंडा गांव सीट, और शायद 1800 के आसपास का अंतर था उनकी जीत में जब वो जीते थे लता हुसैन को। 18 के आंकड़े, हाँ, लता हुसैन को 2018 में, तो वो आंकड़ा इतना बड़ा भी नहीं था। वो तो एक राउंड अगर यहाँ वहां हो गया तो फिर तो सीट निकल भी सकती है। खैर, मैं इस पर बस्तर के बारे में और आपसे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन अभी जुल्फिकार के पास चल रहे हैं। रायपुर में इस वक्त है जुल्फिकार। सरकार भले ही रायपुर में बैठे, लेकिन स्थिति ये थी कि ज्यादातर सीटें जो आई थी या तो वो उत्तरी छत्तीसगढ़ से आई थी या दक्षिणी छत्तीसगढ़ से आई थी, और बीजेपी वो सेंटर में रायपुर के आसपास ही सिमट के रह गई थी, बिलासपुर धमतरी के आसपास। बृजमोहन अग्रवाल जरूर एक रायपुर दक्षिण शहर एक सीट पर वो किला गाढ़े हुए हैं, वो अभेद किला बना हुआ है। उनकी क्या स्थिति है इस बार? आसिफ, ये बृजमोहन अग्रवाल की अगर बात की जाए तो बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, और जब से छत्तीसगढ़ बना उनकी एक अलग कहानी रही है और वो अलग तरीके से अपनी राजनीति करते रहे, और रायपुर दक्षिण एक अभेद किला बन गया। 7 बार वो उस क्षेत्र से विधायक चुने गए, 8वीं बार मैदान में है। लेकिन इस बार के जो चुनाव हैं कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल के लिए चिंता का सबब बने। दरअसल चिंता का सबब इसलिए बने आसिफ, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने रामसुंदर दास जो महंत हैं दूधाधारी मठ के, उनको मैदान में उतारा। तो इसलिए जो कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है रायपुर दक्षिण में कि जो ब्राह्मण वोटर हैं वो बहुत बड़ा वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी का फिक्स वोटर है, और इसके अलावा जो है ना अलग अलग जाति के हैं, और मुस्लिम फैक्टर भी इस विधानसभा सीट में काम करता है, क्योंकि दक्षिण जो विधानसभा है वो करीब यहाँ पे 25,000 से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल को उनके ही घर में घिरने की कोशिश की और रामसुंदर दास को मैदान में उतारा कि ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर जो है ना अगर कांग्रेस को मिल जाता है तो बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति खराब हो सकती है, और उन्हें कांटे की टक्कर। तो अभी के जो फिलहाल के जो समीकरण चल रहे हैं, हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल का चुनावी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है, उन्हें हराना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से रायपुर के जो मेयर हैं वो तैयारी वहाँ से कर रहे थे, एजाज ढेबर, तो उन्होंने अलग अलग वर्गों को 5 साल में साधने की कोशिश की, और महेंद्र राम सुंदर दास को जब टिकट दे दी गई तो वो पूरी तरीके से ये कहा जा रहा है कि ये चुनाव महेंद्र राम सुंदर दास ने लड़कर रायपुर के जो मेयर एजाज ढेबर हैं उन्होंने इस चुनाव को लड़ा है, और उनकी टीम ने चुनाव को लड़ा। तो इस पे तो उनके समर्थक नाराज हो गए थे कि ढेबर को आपने टिकट क्यों नहीं दी। बीजेपी ने बदनाम कर दिया पूरा कि सरकार ढेबर, अकबर और गोबर की सरकार है, और हमने देखा था कि ढेबर के समर्थक भी आ गए थे कि ढेबर को आप टिकट दीजिए, दक्षिण से पश्चिम से कहीं से भी दीजिए, लेकिन टिकट दीजिए। उसके बावजूद ढेबर ने पूरी ईमानदारी से जमीन तैयार की है क्या महेंद्र राम सुंदर दास के लिए? बिल्कुल, ढेबर ने काम इसलिए किया है, पहले उन्होंने पूरी ताकत दिखाई क्योंकि वो तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने पूरी ताकत दिखाई कि उनको टिकट दी जाए। इसके पहले भी अगर आसिफ देखें तो जब 2018 के जब चुनाव हुए तो उस समय पे भी ढेबर ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, तो ढेबर बीच बीच में अपनी ताकत दिखाते हैं, और मैनेजमेंट भी उनका कहीं ना कहीं ठीक है। तो इस बार जो ढेबर को जो अंदरूनी सूत्र कह रहे हैं कि ढेबर को टिकट नहीं मिली, और ढेबर को इस बात के लेकर समझा दिया गया कि आपको आने वाले वक्त में मौका दिया जाएगा, क्योंकि अगर पिछली बार अगर देखें तो ढेबर पार्षद चुनेगा, और पार्षद चुनने के बाद उन्हें रायपुर का मेयर बना दिया गया, और तमाम जो निर्दलीय पार्षद थे उन्होंने भी समर्थन किया क्योंकि कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी। तो ढेबर को आने वाला फ्यूचर को लिए कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप जैसी स्थिति है, उनको लॉलीपॉप दिया गया कि अगर ये सीट जीत जाते हैं और बृजमोहन हारते हैं तो पार्टी आपको उसके एवज में बहुत अच्छा इनाम देगी। तो इस वजह से जब टिकट मिली नहीं थी, बगावत करके अगर जाते तो कहाँ जाना है, पार्टी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि रायपुर उत्तर में ऐसी स्थिति बन चुकी है। और ढेबर को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही, जैसे आपने भी कहा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ढेबर, गोबर, अकबर, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरती रही है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत और पूरा मैनेजमेंट दिखाने की कोशिश की कि पार्टी में एक बड़ा कद उनका जो है बढ़ेगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को महेंद्र राम सुंदर दास हराते हैं। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, और इसका एक उदाहरण है आसिफ कि जब भी दक्षिण विधानसभा चुनाव में हुए हैं तो यहाँ से करीब 30, 32, 36 इस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में निर्दलीय उतरते रहे हैं। इस बार भी यही आंकड़ा रहा।
लेकिन ढेवर ने और ढेवर की टीम ने जो काम किया, तो करीब 20 प्रत्याशी ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो ये कहा जा रहा है कि समीकरण बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल और रामसुंदर दास के बीच में टक्कर हो सकती है। तो जुल्फिकार, छोटा सा सवाल, बहुत छोटे में, मुझे ब्रेक लेना है। कन्हैया कहाँ है इस पिक्चर में? कन्हैया अग्रवाल इस पिक्चर में कहीं नहीं है। उन्होंने भी खूब नाराजगी जाहिर की, क्योंकि पिछले चुनाव जब लड़े थे और इस बार भी वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, और वो कहीं पे भी चुनाव प्रचार करते हुए बहुत सक्रियता से नजर नहीं आए। पार्टी के अंदर छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। आगे सीएम सीट पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए नीलेश हैं, बाकी अंबिकापुर पर भी बात करेंगे, टीएस सिंहदेव की सीट के लिए मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के बाद कयामत की रात कैसी बीत रही है, इसी का बस हम जायजा ले रहे हैं और इसी की